सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण आधारित प्रश्नोत्तरी देखने जा रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। तो आज देखते हैं संस्कृत व्याकरण संबंधी प्रश्नोत्तरी। आज की हमारी क्विज का प्रश्न है, लिखेम इति पदे लकारो अस्ति। लिखेम इति पदे लकारो अस्ति। लिखेम इस पद में कौन सा लकार है? तो यह देखिए, लकार धन अस्ति, लकार धन अस्ति ऑप्शन दी। यह कह रहा है कि लिखेम इति पदे लकारो अस्ति। लिखेम इस पद में कौन सा लकार है? विकल्प दिए जा रहे हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। तो देखिए, लट लकार लिखते लिखते लिखंती चलते हैं तो यह नहीं होगा। लोट लकार लिखतु लिखताम लिखंतु लिख लिखतम लिख लिखानी लिखाव नहीं होगा। लंग लकार नहीं होगा, इसमें ए आएगा पहले। आगे है विधिलिंग लकार, तो लिखेत लिखेताम लिखेयु, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। तो उत्तम पुरुष विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में चला गया तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा विधिलिंग लकार। तो लिखेम इति पदे लकारो अस्ति। लिखेम इस पद में कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कथ्यत इति पदे लकारो अस्ति। कथ्यत इति पदे लकार अस्ति। कथ्यत इस पद में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार है, लंग लकार है, विधिलिंग लकार है। तो विद्यार्थियों, पद हमारा क्या है? कथ्यत। तो आप सोचिए इसमें कौन सा लकार हो जाएगा? तो इसमें लकार होगा लोट लकार। कथयतु कथयताम कथयंतु, कथ्य कथयतम कथयत बहुवचन में चला गया तो इस प्रकार से इसमें कौन सा आएगा? लोट लकार आएगा। तो कथ्यत इति पदे लकारो अस्ति, लोट लकार। हमारे क्विज का अगला प्रश्न है, लंग लकार से पदम अस्ति। लंग लकार का पद कौन सा है? तो देखते हैं कौन सा है। आपको चार विकल्प दिए जाते हैं, चौरिया, चौर्यतु, चौर्येत, चौर्यति। तो देखिए, लंग लकार होता है, लंग लकार हमेशा लंग लकार में धातु रूप बनाते समय पहले ए जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ए। तो इसमें देखेंगे लंग लकार का कौन सा पद हो सकता है? यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा ए चोर याम। ए चोर याम। तो लंग लकार का पद कौन सा होगा? ए चोर याम हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, लट लकार से पदम अस्ति। लट लकार का पद कौन सा है? हमारे पास लकार कौन सा है? लट लकार, अति अतः अंति। तो देखिए, पहला है पक्षति, दूसरा है दृश्य, तीसरा है पृच्छति, चौथा है परच्छति। लकार कौन सा है? लट लकार। तो लट लकार में हम देखेंगे कि कौन सा पद होगा इन विकल्पों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृच्छति। पृच्छति, पृच्छित, पृच्छन्ति, है ना। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें 3 नंबर विकल्प हो जाएगा पृच्छति। हाँ तो विद्यार्थियों, इसमें धातु कौन सी हो जाएगी? इसमें देखिए, धातु तो परीक्ष होती है लेकिन रूप चलता है परीक्षिति, परिचित है, पृच्छन्ति। हाँ तो विद्यार्थी, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लट लकार से पदम अस्ति। लट लकार का पद है, कौन से लकार का? लट लकार का। तो देखिए, पहला है एशिशामी, दूसरा है एचिशामी, तीसरा है एचिशामी, चौथा है उपयुक्त सर्वाणी। लट लकार का पद। तो लट लकार
एशिष्यति, एशिष्यत, एशिष्यन्ति, एशिष्यसि, एशिष्यत, एशिष्यत, एशिष्यामि। यह एक नंबर विकल्प हो जाएगा एशिष्यामि। कौन से लकार का? लट लकार का। तो लट लकारस्य पदम भविष्य, लट लकारस्य पदम अस्ति एशिष्यामि। तो इसमें एक नंबर विकल्प सही हो जाएगा एशिष्यामि। हाँ तो विद्यार्थियों, आज अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्री धातो विधिलिंग लकारे पदम भविष्यति। क्री धातो विधि लिंग लकारे, क्री धातो विधि लिंग लकारे पदम भविष्यति। क्री धातु का विधि लिंग लकार में पद होगा तो लट लकार में चलता ना, क्रोति कुर्ता कुर्वंती, तो विधि लिंग लकार में क्या हो जाएगा वो हम देखेंगे इन चार विकल्पों में से। पहला है अक्रोत, दूसरा है क्रोतु, तीसरा है कुर्यात और चौथा है क्रुयात। तो देखिए विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार में क्री धातु का रूप चलता है कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 3 नंबर विकल्प सही होगा, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, कुर्यात। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, हंति इति धातु पदम लकारादि दृष्टया कस्मिन् स्थाने सिद्ध्यति। हंति इति धातु पदम, तो देखते हैं, हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, हंति। तो यह तो निश्चित है कि इसमें धातु होगी हन धातु। और यदि इसको लट लकार में चलाते हैं तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में हंति हो जाता है, प्रथम पुरुष एक वचन में ही हंति होता है, घ्नन्ति। तो इस प्रकार से यदि यह पूछ रहा है कि प्रथम पुरुष हन धातु लट लकार होगा, प्रथम पुरुष एक वचन, देखते हैं इसमें किस विकल्प में है। तो इसमें 4 नंबर विकल्प है, हन धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। तो इस प्रकार से इसमें 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सप्तगंगम इति पदे समासो अस्ति। सप्तगंगम इति पदे, सप्तगंगम इस पद में कौन सा समास है? 4 विकल्प दिए जाते हैं, द्विगु, अविभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो देखिए ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी संख्या रूप में देख कर और उसमें द्विगु मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले संख्या दी हुई है। जबकि एक सूत्र आता नदीभीष्ट, नदीभीष्ट, इस सूत्र के अनुसार यदि पहले संख्यावाची पद है, पहले संख्यावाची पद है और उसके बाद में नदी विशेष कोई पद है, नदी विशेष को बताने वाला कोई पद है, तो वहां पर कौन सा समास माना जाता है? वहां पर अव्ययीभाव समास माना जाता है। तो सप्तगंगम इस पद में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अव्ययीभाव द्विगु क्यों नहीं होगा? क्योंकि नदीभीष्ट जो सूत्र है वो सूत्र बताता है कि यदि पहले संख्या आती है और उसके बाद में नदी विशेष को बताने वाला कोई पद आता है तो उसमें अव्ययीभाव समास माना जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न, त्रयाणाम लोकानाम समारह इत्यस्य समस्त पदम किम। त्रयाणाम लोकानाम समारह, 3 लोकों का समूह है, इत्यस्य इसका समस्त पद क्या होगा? तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। पहला है त्रिलोकी, दूसरा है त्रिलोक, चौथा है त्रिलोका और तीसरा है त्रिलोका और चौथा है उपयुक्त सर्ववाणी। तो देखिए विद्यार्थियों, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है तो इसका हो जाएगा त्रिलोकी। एक नंबर विकल्प क्या हो जाएगा? त्रिलोकी। तो त्रिलोकी क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जो त्रिलोकानाम समाहार है, त्रिलोकी, यहां पर संख्या पूर्व द्विगु, द्विगु समास बन रहा है और ऐसा कर्मधारी है समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है।
और द्विगु समास स नपुंसकलिंग, वह नपुंसकलिंग, द्विगु एकवचनम और द्विगु एकवचन होता है। लेकिन क्या करना है कि जब कभी द्विगु समास में अकारांत पद आता है तो वहां पर कुछ एक पद ऐसे हैं जिसमें ऋप प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। कुछ एक पद, सभी पदों में नहीं, कुछ पदों में जो अकारांत पद हैं उसके साथ क्या जोड़ दिया जाता है, ऋप प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से त्रिलोक ऋप त्रिलोकी हो जाएगा। तो त्रिनाम लोकानाम समार है इत्य समस्पदम की में त्रिलोकी। अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न है पीताम्बर इति पदे समासो अस्ति। पीताम्बर इति पदे समास अस्ति। पीताम्बर इस पद में कौन सा समास है? पहला है कर्मधार्य, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है बहुव्रीहि। तो देखिए यहां पर यदि नपुंसकलिंग आता, पीताम्बरम आता है ना, तो हम इसमें कर्मधार्य कर देते, लेकिन यहां पर यह पीताम्बरम न देकर के पीताम्बर इति पदे समास पूछ रहा है, इस पद में समास पूछ रहा है, तो यह बहुव्रीहि में चला जाएगा। पीतम अम्बरम यस्य सह, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और यदि पीताम्बरम पूछा जाता तो उसमें कर्मधारय समास होता। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है जलजाक्षी इति पदस्य समास विग्रह कैशात। पद है जलजाक्षी। जलज अक्षी, जलज अक्षी, जलजाक्षी। तो जलजाक्षी इति पदस्य समास विग्रह कैशात। जलदस्य अक्षी सा, जलज इव अक्षिणी यस्या सा, जलजम अक्षम सा, जलजम इव अक्षिणी सा। तो देखिए जलजम, जलजम माने कमल, जलजम, और इसका द्विवचन क्या हो जाएगा? जिस प्रकार से फलम फले द्विवचन में, क्योंकि अक्षी अक्षिणी, अक्षिणी यह भी अक्षिणी द्विवचन में है। हमारी जो नेत्र होते हैं, आंखें होती हैं, वो कितने? दो होती हैं। तो दो होने के कारण इसमें जलजम जलजे द्विवचन में आ गया। इव की तरह अक्षिणी आंखें, यश्या जिसकी स्त्रीलिंग में आ गया, यश्या जिसकी षष्ठी विभक्ति सा वह। तो जलजाक्षी जलजे इव यानी दो कमल होते हैं उसकी तरह दो आंखें हैं जिसकी वह। तो जलजे द्विवचन में और अक्षिणी भी द्विवचन में, क्योंकि हमारे नेत्र दो होते हैं। तो जलजे इव अक्षिणी यश्या सा, तो यहां पर स्त्रीलिंग आने का कारण आ जाएगा सा, क्योंकि यहां पर जो जलजाक्षी पूछ रहा है तो यह स्त्रीलिंग प्रत्यय स्त्रीलिंग पद है। तो स्त्रीलिंग पद होने के कारण यहां पर हो जाएगा यश्या सा। तो इसमें कौन सा पद सही होगा? इसमें 2 नंबर विकल्प हो जाएगा जलजे इव अक्षिणी यश्या सा, कमल की तरह नेत्र हैं जिसके वह है। हाँ तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है कंठ तालु इति पदे समासो अस्ति। कंठ तालु इति पदे समास अस्ति। समास धन अस्ति। तो समास पद होता है वो कौन से लिंग में आता है? पुल्लिंग में आता है। तो समास धन अस्ति कंठ तालु इति पदे समास अस्ति। तो आपको विकल्प दिए जाते हैं द्विगु, अविभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो देखिए कंठ तालु एक सूत्र है दवंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानाम, दवंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानाम। तो जहां पर यदि प्राणियों के अंगों से संबंधित जो पद आ रहे हैं और उसमें समास पूछा जाए तो आपको उसमें समहार द्वंद्व करना है। द्वंद्व होगा और वो भी द्वंद्व कौन सा? समहार द्वंद्व होगा। प्राणी तुर्य सेना अंगानाम, यदि प्राणी हैं उनके अंगों के नाम हो, प्राणी तुर्य वाद्य यंत्र हो, सेना के अंगों के नाम दिए हों, तो वहां पर हमें समहार द्वंद्व करना है। तो यहां पर एक तो हो गया कंठ है
और एक हो गया तालु। तो इसका यदि हम समास विग्रह करें तो कंठम च तालु च, तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा कंठ तालु। तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व। तो इसमें 4 नंबर विकल्प से आएगा द्वंद्व। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अशौ च रथ च इत्यस्य समस्त पदम किम? अशौ च रथ च इत्यस्य समस्त पदम किम? तो देखिए ऊपर वाला जो है ना कंठ तालु, तो इसमें आपको यह सूत्र याद रखना है, प्राणी तुर्य छिन्नांगानाम, और इसका समास विग्रह करेंगे होगा कंठ च तालु च। तालु नपुंसकलिंग है तो कंठ तालु हो जाएगा। और कौन सा समास होगा? यह होगा समहार द्वंद्व। अब है अश्व च रथ च इत्यस्य समास समस्त पदम किम? पहला है अशव रथे, दूसरा है असव रथस्य, तीसरा है अशव रथो और चौथा है अशव रथम। अशव च रथ च, देखिए एक पद है संज्ञा, दूसरा पद है संज्ञा, और दोनों के बीच में च है, तो यह निश्चित है कि इसमें द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास होने के साथ साथ द्वंद्व समास में इतर इतर पद है, इतर इतर द्वंद्व, इतर इतर पद है, तो इस कारण से एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, एक अशव एक घोड़ा, कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 होने के कारण क्या हो जाएगा? द्विवचन में आएगा। तो द्विवचन में आएगा तो अश्व च रथ च, तो इसका हो जाएगा द्विवचन का पद इसमें कौन सा है? अशव रथो। तो इसमें कौन सा विकल्प सही आ जाएगा? 2 नंबर सही होगा, अशव रथो द्वंद्व समास। अगला पद है विद्यार्थियों, नख भिन्न इति पदे समासो अस्ति। तो नख भिन्न इति पदे, नख भिन्न इस पद में कौन सा समास है? तो आपको दिए गए विकल्प है षष्ठी तत्पुरुष, दूसरा है तृतीया तत्पुरुष, तीसरा विकल्प है पंचमी तत्पुरुष, चौथा विकल्प है उपयुक्त सर्वे। तो यहां पर दे रखा है नखे भिन्न, तो नखे भिन्न तृतीया तत्पुरुष समास होगा। तृतीया तत्पुरुष समास में नखई भिन्न, नाखूनों के द्वारा काटा गया, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें 2 नंबर विकल्प सही होगा, तृतीया तत्पुरुष समास। तो 2 नंबर विकल्प सही हो गया, तृतीया तत्पुरुष समास। अगला पद है, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अष्टाध्यायी इति पदे समासो अस्ति। बहुत बार पूछा जाता है यह प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको विकल्प दिए जा रहे हैं द्विगु, अविभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है, समाहार बता रहा है, समूह बता रहा है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें 1 नंबर द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा? द्विगु समास होगा अष्टाध्यायी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, निरृद्धश्यामः इति पदस्य संधि समास विग्रह भविष्यति। निरृद्धश्यामः, तो हम देखेंगे पहला पद है हमारे पास निर्दय, निर्दय माने बादल, और दूसरा पद है श्यामः, श्यामः माने काला। तो यहां पर पहला पद उपमान आ गया और दूसरा पद है उपमेय। तो उपमानोपमेय, यानी यह उपमानोपमेय क्रमधारी समास होगा। उपमान पद पहले है, और जब उपमान पद पहले और उसके बाद में उपमेय हो, तो यानी उपमान के बाद इव जोड़ा जाता है। तो देखते हैं इव पद किसमें है? निर्दय यह श्याम है, दूसरा है निर्दम स श्याम है, तीसरा है निर्दय इति श्याम है, चौथा है निर्दय इव श्याम है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प है, निर्दय इव श्याम है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, अन्य पद प्रधानो समासः भवति। अन्य पद प्रधान समास होता है, तो आपको बताना कि अन्य पद प्रधान समास कौन सा होता है। तो देखिए पहला है द्विगु, दूसरा है अविभाव, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है द्वंद्व। अन्य पद प्रधान, बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि
जो समास होते हैं वो पदों की प्रधानता के आधार पर उसका विभाजन किया जाता है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास का विभाजन होने के कारण अब आपसे पूछ रहा है कि अन्य पद प्रधान समास कौन सा होता है। तो बिल्कुल सही आपका उत्तर 3 नंबर बहुव्रीहि पद होता है, वो अन्य पद प्रधान समास होता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सुख प्राप्त इति पदस्य समास विग्रह भविष्यति। तो अब देखिए पदों पर आधारित है समास। तो अब हमारा अगला पद है प्राप्त। क्या है? प्राप्त। तो देखिए जहां एक सूत्र होता है श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त अपने, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। दोबारा सुनना, श्रित पद आ जाए, अतीत आ जाए, पतित आ जाए, गत आ जाए, अत्यस्त आ जाए, प्राप्त आ जाए, अपना आ जाए। ये यदि ये पद बाद वाले पद होते हैं, उत्तर पद होते हैं, तो वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। यह पूछ रहा है किसमें समास कौन सा? पहला है सुखेन प्राप्त, दूसरा है सुखम प्राप्त, तीसरा है सुखात प्राप्त, चौथा है सुखे प्राप्त। तो इसमें द्वितीय तत्पुरुष होने के कारण 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, सुखम प्राप्त। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है भूत बलि इति पदे समास अस्ति। तो भूत बलि, तो देखिए यदि आपको कहीं पर भी अर्थ बलि हित सुख रक्षित ये पद बाद में दिखाई दे जाए तो वहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास करना है। बलिहित सुख रक्षित जो पद बाद में दिखाई दे जाए तो वहां पर कौन सा करोगे? चतुर्थी तत्पुरुष समास करोगे। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है अविभाव, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है उपयुक्त सर्वे। तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो चतुर्थी तत्पुरुष होने के कारण हो जाएगा भूतेभ्य बलि, भूतेभ्य बलि। हाँ तो विद्यार्थी अगला प्रश्न है पूर्व पद प्रधानो समास है भवती। पहला पद समास पद प्रधान हो ऐसा समास कौन सा होता है? पूर्व पद समास, पूर्व पद प्रधान समास कौन सा होता है? द्विगु, बहुव्रीहि, अविभाव और चौथा है द्वंद्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा अविभाव। अविभाव समास होता है वो पूर्व पद प्रधान समास होता है। तो अविभाव की समास की यही पहचान होती है कि पहला पद होता है वो अव्यय होता है, अव्यय उपसर्ग या निपात होता है जो प्रधान होता है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है विचाराणाम संप्रेषणम भवति। विचारों का संप्रेषण होता है। एक विकल्प मौखिकम, दूसरा है लिखितम, तीसरा है सांकेतिकम और चौथा है उपयुक्त सर्वे। तो देखिए विचाराणाम संप्रेषण भवति, विचारों का संप्रेषण होता है मौखिकम, लिखितम, सांकेतिकम। तो विचारों का संप्रेषण मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है और सांकेतिक भी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सर्वाणी। तो विचाराणाम संप्रेषण भवति मौखिकम, लिखितम, सांकेतिकम। अगला ये संस्कृत शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्नोत्तर है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है संप्रेषण आरंभ भवति, संप्रेषण प्रारंभ भवति। संप्रेषण प्रारंभ होता है संदेश स्रोतेन, संदेश माध्यमेन, संदेश प्राप्त कर्ता, उपयुक्त सर्वैहि। तो संदेश जो संप्रेषण होता है वो प्रारंभ कहां से होता है? वो होता है संदेश स्रोतेन। इसलिए इसमें 1 नंबर विकल्प सही हो जाएगा संदेश स्रोतेन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों संप्रेषण से माध्यम भवति, संप्रेषण से माध्यमम भवति। संप्रेषण का माध्यम होता है कौन सा होता है? मुद्रितम, अमुद्रितम, द्वय अपि, न कोऽपि। तो देखिए संप्रेषण का माध्यम मुद्रित भी हो सकता है और अमुद्रित भी हो सकता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा द्वय अपि। तो संप्रेषण का माध्यम क्या होता है? मुद्रित भी हो सकता है और अमुद्रित भी हो सकता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों दृश्य सर्व्या सहायक सामग्री नास्ति, नहीं है। दृश्य सर्वे, दृश्य और सर्वे दोनों सहायक सामग्री नहीं है। तो कौन सी नहीं है? पहला है संगणकम, दूसरा है पुस्तकानि, तीसरा है भाषा प्रयोगशाला और चौथा है उपयुक्त सर्वाह। तो दृश्य सर्वे सहायक सामग्री नहीं है तो इसमें हो जाएगा पुस्तकानि, क्योंकि पुस्तकों को केवल देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से दृश्य सर्वे सहायक सामग्री नास्ति पुस्तकानि। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों अधिगम से दृश्य साधनम अस्ति। अधिगम का दृश्य साधन कौन सा है? पूछ रहा है अस्ति। तो पहला है प्रतिमानम, दूसरा है मूल पदार्थम, तीसरा है श्यामपटम और चौथा है
उपयुक्त सर्वाणी। यह कह रहा है अधिगम्य दृश्य साधनम अस्ति, अधिगम का दृश्य साधन पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, क्योंकि प्रतिमान भी दृश्य होते हैं, मूल पदार्थ भी दृश्य पदार्थ होते हैं और श्यामपट भी दृश्य सहायक सामग्री होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सर्वाणी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, खालिस्तान विशेष है जीवती सुक्ति अनुसार, सुक्ति के अनुसार, तो इस सुक्ति में क्या आ जाएगा, इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, खालिस्तान विशेष है जीवती कृति, तो कृति विशेष है जीवती, जिसकी कीर्ति उसी का जीवन है। अगला प्रश्न है, संज्ञ खालिस्तान कलो युगे, कलो कलयुग में खालिस्तान में शक्ति है, तो संस्कृत सूक्ति अनुसार रिक्त स्थानम उपयुक्त पदम भविष्यति, तो संस्कृत सूक्ति के अनुसार रिक्त स्थान में उपयुक्त पद होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा संज्ञ शक्ति, संगठन में ही शक्ति है कलयुग में, तो संज्ञ शक्ति, संगठन में ही शक्ति है, तो यहाँ पर आ जाएगा शक्ति। अगला है उदार चरिता नाम तो वसुदेव, यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि संस्कृत सूक्ति अनुसार रिक्त स्थान उपयुक्त पदम भविष्यति, तो उदार चरिता नाम तू वसुदेव, अयम निज प्रोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, तो यहां पर आ जाएगा कुटुंबकम। उदार चरिता नाम तो वसुदेव, वसुधा एव सारी पृथ्वी ही, उदार हृदय वाले को सारी पृथ्वी उसका क्या है, कुटुंब है, परिवार है, तो आ जाएगा कुटुंबकम। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, नास्ति खालिस्तान समम चक्षु, खालिस्तान के समान चक्षु नहीं है, नेत्र नहीं है, तो संस्कृत सूक्ति अनुसार रिक्त स्थान है उपयुक्त पदम भविष्यति, संस्कृत सूक्ति के अनुसार रिक्त स्थान में उपयुक्त पद होगा, तो नास्ति खालिस्तान समम चक्षु, तो विद्या, यहां पर देखिए विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, तो नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। अगला है, स्वभाव बदलना मुश्किल होता है, स्वभाव बदलना मुश्किल होता है, इति भावार्थ से संस्कृत सूक्ति अस्ति, इस भावार्थ की संस्कृत सूक्ति कौन सी है, क्या स्वभाव बदलना मुश्किल होता है, तो स्वभाव दुर्ति कर्म, स्वभाव दुर्ति कर्म, इसका मतलब है कि स्वभाव बदलना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने जो संस्कृत व्याकरण आधारित जो प्रश्नोत्तरी देखी, आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम क्विज देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।